6 अगस्त 1945 अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला न्यूक्लियर अटैक किया। इसके ठीक 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को अमेरिका ने एक बार फिर से जापान पर न्यूक्लियर अटैक किया, लेकिन इस बार अमेरिका ने अपना निशाना जापान के नागासाकी शहर को बनाया था। अमेरिका द्वारा किए गए इस न्यूक्लियर अटैक से जापान के ये दोनों ही शहर लगभग पूरी तरह से तबाह हो गए। लाखों लोगों की पल भर में ही जान चली गई और जो बच गए वो अपंगता के शिकार हो गए। रेडियो एक्टिव रेडिएशन ने जिंदा दिली से भरे इन दोनों शहरों में ऐसा कहर बरपाया कि जापान के लोग अब तक इन हमलों का दंश झेल रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि अमेरिका, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक न्यूट्रल देश हुआ करता था, यानी वो इस वॉर में किसी को भी समर्थन नहीं दे रहा था, उसने अचानक से जापान पर एक नहीं बल्कि दो बार न्यूक्लियर अटैक किए और सीधे तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं और इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास में जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए इन न्यूक्लियर अटैक्स के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था और वो रीजन था पैसिफिक ओशन के हवाई आइलैंड में बसे अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर पर हुआ अटैक, जिसे जापान ने 1941 में किया था। जापान का पर्ल हार्बर पर किया गया ये अटैक अमेरिका के लिए बेहद चौंका देने वाला था। अमेरिका इस हमले के लिए तैयार नहीं था और ना ही वो इसकी कल्पना कर सकता था। अमेरिका ने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है, क्योंकि इस हमले से ठीक एक दिन पहले वॉशिंगटन में जापान के प्रतिनिधियों की उस समय के अमेरिका के विदेश मंत्री कॉर्डेल हुल के साथ जापान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म करने की बातचीत हो रही थी। जहां एक तरफ दूरियां मिटाने की बात हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ पीठ में छुरा घोंपने की प्लानिंग हो रही थी। कहते हैं कि जापान ने इस हमले की प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी। जापान अमेरिका से बहुत खफा था, जिसका बदला उसने पर्ल हार्बर पर अटैक करके लिया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये अटैक उसकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। 7 दिसंबर 1941 रविवार की सुबह कमांडर मित्सुओ फुजिडा के लीडरशिप में 183 फाइटर जेट्स ने जापान से उड़ान भरी थी, जिसमें से 171 जेट्स ने अमेरिका के पर्ल हार्बर को निशाना बनाया था। इस हमले में जापानी सेना ने फाइटर जेट्स के साथ साथ बॉम्बर्स, टॉर्पेडो मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया था। कहा जाता है कि उस समय जापान के फाइटर प्लेन्स ने करीब 75 मिनट यानी कि 1 घंटा 15 मिनट तक अमेरिकी नौसैनिक ठिकाने पर्ल हार्बर पर ताबड़तोड़ बमबारी की थी। जापान का ये हमला अमेरिका के घर में घुसकर लड़ने के जैसा था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी को दूर दूर तक इसकी खबर नहीं थी कि उनके साथ इतना कुछ भयानक होने वाला है। एक्चुअली जापानी सैनिकों ने अमेरिकी नेवल बेस पर मौजूद फ्यूल टैंकों को निशाना बनाया था। यही नहीं, जापान ने अमेरिका को गहरी चोट देने के लिए पर्ल हार्बर पर मौजूद उसके 8 जंगी जहाज, 112 बोट्स और 164 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया था। जापान द्वारा किया गया ये हमला इतना जोरदार था कि अमेरिकी नेवल बेस में मौजूद सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में अमेरिका के 2403 सैनिक मारे गए थे, जबकि उनके तकरीबन 1178 सैनिक घायल भी हुए थे। कहा तो ये भी जाता है कि जापानी सेना ने इस हमले के लिए जानबूझकर रविवार का दिन चुना था, क्योंकि उन्हें पता था कि अमेरिकी लोग रविवार का दिन मौज मस्ती और आराम करके बिताते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस समय जापानी सेना ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर यह हमला किया था, उस समय कई सैनिक अपने बेस में आराम कर रहे थे। जापान द्वारा किए गए हमले से बौखलाया अमेरिका हमले के अगले ही दिन यानी कि 8 दिसंबर 1941 को सीधे तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 7 दिसंबर 1941 के दिन को कलंक का दिन कहा और 3.5 साल बाद अगस्त 1945 में अमेरिकी सेना ने इसका बदला जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला करके किया। 6 अगस्त 1945 को सुबह के करीब 8 बजे अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम का जोरदार हमला किया था। यह हमला इतना जबरदस्त था कि कुछ ही पल में 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस बम धमाके में इतनी गर्मी थी कि लोग सीधे भाप बनकर उड़ गए। 1 मिनट के भीतर हिरोशिमा शहर का 80% हिस्सा राख हो गया। ये तबाही यही नहीं थमी। इस हमले के बाद भी हजारों लोग न्यूक्लियर रेडिएशन से जुड़े डिजीज की वजह से मारे गए।
एक स्टडी से पता चलता है कि जिस जगह पर अमेरिका ने एटम बम गिराया था उस जगह के 29 किलोमीटर क्षेत्र में काली बारिश हुई थी और इस काली बारिश ने अपने संपर्क में आने वाले सभी चीजों को दूषित कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सी जानें चली गई थी। हिरोशिमा शहर में हुए परमाणु हमले से जापान अभी उभर भी नहीं पाया था कि 3 दिन बाद 9 अगस्त को उसके दूसरे शहर नागासाकी पर अमेरिका ने अपना दूसरा परमाणु बम हमला किया। नागासाकी पर गिराया गया ये बम हिरोशिमा से भी ज्यादा शक्तिशाली था। आपको बता दें कि नागासाकी में 9 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे परमाणु बम गिराया गया था। इस हमले में 40,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, यहाँ हमने ये तो जान लिया कि अमेरिका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में न्यूट्रल देश की तरह था वो क्यों अचानक से युद्ध में शामिल हो गया। लेकिन एक सवाल जो यहाँ अभी भी बना हुआ है कि आखिर जापान ने अमेरिका पर हमला किया क्यों था। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें शुरुआत से समझना होगा। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जापान ब्रिटेन का दोस्त था और एक्सिस पावर के विरोध में था। लेकिन 20वीं सदी के दौरान जापान की ये स्ट्रेटजी बदल गई। जापान अपनी अर्थव्यवस्था का मॉडर्नाइजेशन करने लगा। वो अपना खुद का एक एम्पायर बनाना चाहता था। 1930 का समय था जब जापान अपने नेचुरल रिसोर्सेज की सप्लाई के लिए अपनी विस्तारवादी नीति पर काम करने लगा, जिसके लिए जापान ने 1931 में चीन के मंचूरिया पर हमला किया। हालांकि बाद में एक समझौते के साथ ये जंग खत्म हो गई, लेकिन 1937 में जापान ने एक बार फिर से चीन पर हमला किया। 13 दिसंबर वो तारीख थी जब जापान के सैनिकों ने चीन के नानजिंग शहर पर कत्लेआम शुरू कर दिया। 6 हफ्तों तक चले इस नरसंहार में जापान ने चीन के 3 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसमें सैनिक और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल थे। उस समय नानजिंग शहर नेशनलिस्ट चाइना की राजधानी हुआ करती थी। जापान के सैनिकों ने कुछ ही दिनों में पूरे शहर को शमशान घाट बना दिया। शहर की बर्बादी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस बर्बरता और जख्मों से उभरने में नानजिंग शहर को दशकों वर्षों का समय लगा था। हालांकि जापान यही नहीं रुका। 1940 का समय था जब जापान जर्मनी और इटली के साथ सांठगांठ करके एक्सिस एलियंस का हिस्सा बन गया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी ने फ्रांस को हराया तब मौके का फायदा उठाते हुए जापान ने फ्रांसीसी इंडो चाइना, जिसे आज हम वियतनाम के नाम से जानते हैं, उसके कुछ भाग पर जापान ने कब्जा कर लिया। अमेरिका, जो पहले ही जापान की इन नीतियों से नाराज था, इस घटना के बाद उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने जापान के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी वजह से जापान अब लगभग पूरी तरीके से अमेरिकी संसाधनों पर निर्भर हो गया। हालांकि बाद में जापान ने इन मुद्दों पर बात भी करनी चाहिए, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, जिसके बाद अमेरिका के इन्हीं हरकतों से बौखलाए जापान ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। हालांकि बाद में जापान को पर्ल हार्बर पर हमला करना काफी महंगा पड़ा और इसका खामियाजा हिरोशिमा और नागासाकी को चुकाना पड़ा। वैसे दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अमेरिका को लेकर जापान के इस खुन्नस की वजह सिर्फ इतनी थी कि वो ब्रिटेन की ताकत को कम करना चाहता था और उस समय अमेरिका ब्रिटेन का मित्र देश हुआ करता था। इसलिए जापान ने ब्रिटेन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका पर अटैक किया। दोस्तों, वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन जापान की इस गलती की सजा आज भी वहां के लोग भुगत रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल के नतीजे जानते हुए भी आज दुनिया भर के कई देशों में न्यूक्लियर वेपन्स की होड़ लगी हुई है। दुनिया भर में परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI के अनुसार दुनिया भर में परमाणु हथियारों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। अगर साल 2020 के आंकड़ों को देखें तो 3720 परमाणु बम दुनिया भर में तैनात थे। वहीं साल 2021 में 3825 परमाणु हथियार कभी भी हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हालत में रखे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूक्लियर वेपन्स की होड़ को बढ़ावा देने में दुनिया के 9 देश जिम्मेदार हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया का नाम शामिल है। वैसे दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।